वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे यूपीआई के नए रूल चेंजेस के बारे में कि नए रूल्स में क्या बदलाव हुआ है। हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आने वाले आईपीओ की, जेन स्ट्रीट की और एक ऐसे पेनी स्टॉक की जिसका प्राइस ₹1 के नीचे है। फिर हम समझेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स में इतनी जबरदस्त रैली क्यों देखने को मिली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे। टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर टाटा मोटर्स ने ये क्यों बोला कि अब उनको कंपटीशन करना आ गया है। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं, इस वीडियो को एक लाइक करके और एक हाइप दे करके। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है यूपीआई से रिलेटेड, क्योंकि कल से ही यूपीआई के कुछ रूल्स बदल गए हैं। वैसे आप चिंता मत करो, ये रूल प्राइजेस से रिलेटेड नहीं है, तो अभी भी आप फ्री यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले न्यूज कवर किया था, उसमें मैंने बताया था कि यूपीआई पे चार्जेस लग सकते हैं। ऊपर आई कार्ड पे लिंक है। बेसिकली जो रूल चेंज हुए हैं वो ये हैं कि एनपीसीआई ने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे एप्स के लिए ये चेंजेस किए हैं। यानी कि अब पेमेंट का स्टेटस तुरंत बताना होगा, कोई भी डिले नहीं होगा। पहले क्या होता था, पेमेंट का स्टेटस कभी कभी थोड़ा सा टाइम आने के बाद अपडेट होता था। दूसरा चेंज ये है कि बैलेंस चेक करने की जो लिमिट है अब वो भी लगा दी गई है। यानी कि अब हर यूजर दिन में कुछ ही बार अपने पेमेंट्स को चेक कर सकता है। वहीं पे अगर हम शेड्यूल्ड पेमेंट की बात करें तो सिर्फ फिक्स टाइम स्लॉट्स में ही आप शेड्यूल्ड पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मोबाइल नंबर से बैंक डिटेल देखने के जो अटेम्प्ट्स हैं वो सिर्फ 25 तक ही लिमिटेड हैं। और ये सब चेंजेस इसलिए किए जा रहे हैं ताकि यूपीआई सिस्टम को फास्ट और रिलायबल बनाया जा सके। वैसे मैं अगर नॉर्मली रिपीट कर दूं फिर से, तो अब प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि बैलेंस चेक में लिमिट लगा दी गई है। तीसरा रूल ये है कि शेड्यूल पेमेंट सिर्फ फिक्स टाइम स्लॉट्स में ही प्रोसेस होंगे। चौथा रूल ये है कि बैंक इंफॉर्मेशन की जो लिमिट है उसको 25 बार कर दी गई है। मैंने इसको इसलिए भी रिपीट किया ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स का कहना है कि अब जाकर के उन्हें कंपटीशन करने आया है। अब ये चीजें क्यों कही हैं टाटा मोटर्स ने, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, टाटा मोटर्स ने ये बताया है कि 2004 में उन्होंने डाइवू कमर्शियल व्हीकल्स का एक्विजिशन किया था और ये उनके लिए गेम चेंजर रहा। इस डील से उन्होंने ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल्स के जितने भी प्लेयर्स थे जैसे कि डाइमलर, वोल्वो, इन सब के साथ compete करना आया। उन्होंने कंपटीशन करना सीखा इन ग्लोबल प्लेयर्स से। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रक्स को कोरिया के अंदर एडप्ट भी किया गया था। यानी कि ये जो डाइवू का एक्विजिशन हुआ था उसके बाद कोरिया में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस भी मिली टाटा मोटर्स को। और अब ये सारी चीजें इसलिए टाटा मोटर्स कह रहा है क्योंकि हाल ही में उसने इवेको के साथ भी एक डील की है। ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, आप देख सकते हो वीडियो को। और टाटा मोटर्स का ऐसा कहना है कि वो जेएलआर के एक्सपीरियंस से सीख लेकर के इवेको की प्रीमियम पोजिशनिंग और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को बनाए रखेगा। और इन सभी चीजों के पीछे का जो टाटा मोटर्स का गोल है वो अब मुझे साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा एक्विजिशंस किए हुए हैं। उन्होंने अपने ट्रक्स को दुबई में भी लॉन्च किया है, मैंने न्यूज में कवर किया था एक टाइम पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर जो है ना वो ग्लोबल लेवल पे स्केल तो कर ही रहा है, बट वो जो उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना उनके साथ एक सिनर्जी मैच करने की कोशिश कर रहा है। चाहे आप जेएलआर ले लो या फिर उनके हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के जो एक्विजिशंस हैं वो ले लो, या फिर चाइना में जिस तरीके से पार्टनरशिप करके जेएलआर को बढ़ाया जा रहा है, इंडिया के अंदर जो काम हो रहा है। तो मुझे ये वाइब आ रही है फिलहाल। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है टाटा मोटर्स का फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि टाटा मोटर्स ने ये जो इवेको का एक्विजिशन किया था ये अब तक की पूरी टाटा मोटर्स के हिस्ट्री में सबसे बड़ा डील था। अगली बिजनेस न्यूज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड। और इस बिजनेस न्यूज से आप ये भी समझोगे कि देश की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, स्टॉक मार्केट में किस तरह के बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें समझने से पहले आपको पीएमआई का कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए, पीएमआई का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। बेसिकली पीएमआई एक तरह का इंडिकेटर होता है जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हेल्थ को मेजर करता है। और ये जो इंडिकेटर का स्कोर होता है वो मंथली बेसिस पे निकाला जाता है। यानी कि हर महीने पे रिसर्च होता है और कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और ये सारे सवाल परचेजिंग मैनेजर से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए इस इंडेक्स का नाम भी
है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। बेसिकली ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की हेल्थ को मेजर करता है। पीएमआई को मंथली सर्वे के जरिए बनाया जाता है जिसमें कंपनीज के परचेजिंग मैनेजर से सवाल किए जाते हैं, और परचेजिंग मैनेजर से सवाल किए जाते हैं इसीलिए इसका नाम परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स भी है। अब हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। देखिए पीएमआई स्कोर का मतलब क्या है। अगर स्कोर 50 से ऊपर आता है यानी कि सेक्टर एक्सपेंड हो रहा है और आप ये समझ सकते हो कि इस सेक्टर में अभी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर 50 से नीचे आता है पीएमआई स्कोर, इसका मतलब कि सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्टिविटी कम हो रही है। और अगर एग्जैक्ट 50 आता है तो सेक्टर में कोई भी बदलाव नहीं है। अब पीएमआई किन चीजों पे बेस्ड होता है ये भी आप समझो। नए ऑर्डर्स आए या नहीं आए, प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी या घट गई, सप्लायर डिलीवरी का क्या टाइम है, इन्वेंट्री लेवल्स क्या हैं, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं और इन्हीं सब चीजों के ऊपर ही सर्वे का रिजल्ट आता है। और अब पीएमआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझते हैं हम। देखिए इन्वेस्टर्स या फिर जो पॉलिसी मेकर होते हैं या जो बिजनेसेस होते हैं वो पीएमआई को देख करके ही ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट जो होता है वो उसी पे ही डिसाइड करता है, यानी कि पीएमआई जैसा भी इंडिकेशन देता है उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो जाते हैं। और फिर बिजनेसेस की बात करें अगर हम, तो बिजनेसेस को ये समझने में काफी ज्यादा मदद मिलती है कि डिमांड बढ़ रही है या फिर डिमांड घट रही है। तो न्यूज ये है कि जुलाई 2025 में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 59.1 तक पहुंच गया, यानी कि पिछले 16 महीनों का जो भी लेवल था उसने हर एक लेवल को तोड़ दिया। मतलब पिछले 16 महीनों में ये अब तक का हाईएस्ट पीएमआई स्कोर है। और ये जो ग्रोथ है वो नए ऑर्डर्स और प्रोडक्शन बूस्ट की वजह से आए हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स भी पिछले 5 साल के रिकॉर्ड पर बढ़ी है, लेकिन बिजनेस कॉन्फिडेंस की बात करें तो वो 3 साल के लोएस्ट लेवल पर आ गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ते जा रहा है। और अगर हम हायरिंग्स की तरफ ध्यान दें तो हायरिंग्स भी काफी स्लो हुई हैं। अमेजोन को देख लो आप, अमेजोन क्लाउड पे, हालांकि बाहर की कंपनी है बट वहां पे एम्प्लॉयज को निकाला गया। टीसीएस और इन्फोसिस भी एम्प्लॉयज को निकाल रहा है। तो हायरिंग तो स्लो हुई है, और हायरिंग स्लो इसलिए हुई है क्योंकि 93% कंपनीज ने ये बोला है कि उनका स्टाफ अभी के लिए काफी है। और अगर हम दूसरी तरफ ध्यान दें जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं तो वो है इनपुट कॉस्ट। और इनपुट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ा है जिसके वजह से कॉस्ट पे प्रेशर हुआ है। अब इनपुट कॉस्ट जैसे कि एल्युमिनियम का प्राइस ले लो आप, रबर का प्राइस ले लो, स्टील का प्राइस ले लो, इन सब के प्राइसेस में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। अगली बिजनेस न्यूज है एचयूएल की। एचयूएल के शेयर्स में कल जबरदस्त रैली देखने को मिली। एक ही दिन में एचयूएल के शेयर्स 8% तक रैली कर गए। उसके बाद शेयर्स में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया तो थोड़े प्राइसेस नीचे गिरे। हालांकि इस रैली के पीछे 2 रीजंस थे। पहला तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट, और जैसे ही रिजल्ट आता है बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने एचयूएल पे बाइंग की रेटिंग भी दे दी, तो इसके वजह से शेयर्स में ये तेजी देखने को मिली। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो एचयूएल के Q1 FY26 रिजल्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, जिसमें नेट प्रॉफिट 7.6% बढ़कर 2732 करोड़ रुपीस हो गए। वहीं पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी 3.8% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अब अगर हम ब्रोकरेजेस जैसे गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उन्होंने बाइंग की रेटिंग देकर के 2900 रुपीस का टारगेट सेट किया, और नुवामा ने 3240 रुपीस का टारगेट सेट किया। बाकी कंपनी की ओवरऑल बात करें तो कंपनी ने पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मेशन पे फिलहाल ज्यादा इन्वेस्ट किया है, इस वजह से मार्जिन थोड़ा गिरा भी है। अगली बिजनेस न्यूज है एक पेनी स्टॉक की, और ये स्टॉक 1 रुपए से भी नीचे के प्राइस पे मिल रहा है। इसका नाम है IFL इंटरप्राइजेज। बट हाँ, ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। न्यूज ये है कि कल के दिन ये स्टॉक 0.99 रुपीस पर 5% के अपर सर्किट पर लॉक हो गया, क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने सिंगापुर बेस्ड यूनिक्विब ग्लोबल से 12% स्टेक के लिए इन्वेस्टमेंट अप्रूवल किया है। और 12% मतलब समझ लो कि 12% स्टेक कंपनी अपना देगी, बट 2 रुपए प्रति शेयर के प्राइस पे। तो आप ये सोचो कि अगर प्राइस अभी 0.99 रुपीस पे है और कंपनी 2 रुपए के शेयर प्राइस पे अपने
शेयर्स बेच रही है इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, तो फिर सीधी सी बात है प्राइस तो 5% ऊपर जाना ही था। प्राइस इसलिए भी गया क्योंकि इन्वेस्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि अगर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है वो आ रहा है और वो कंपनी के करंट वैल्यू के कंपैरिजन में डबल की वैल्यू दे रहा है, तो फिर सीधी सी बात है कि कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी का जो फ्यूचर है, वो उस इन्वेस्टर को बहुत ही ब्राइट लग रहा होगा, तभी तो वो दोगुने दाम पे कंपनी को खरीद रहा है, वरना वो क्यों खरीदता। तो इससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी मार्केट में क्रिएट होता है, और जब ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट होता है तो फिर शेयर प्राइसेस ऊपर जाते हैं। अगर हम और बात करें ध्यान से, तो ये इन्वेस्टमेंट QIP राइट इशू या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए हो सकता है। अभी ये फाइनल नहीं है, अभी सिर्फ बोर्ड ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल ही दिया है। पूरी डील फाइनल होने में टाइम लगेगा क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टेक्निकल समस्याएं हैं, उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम स्टॉक के प्रीवियस 5 सालों के रिटर्न्स की बात करें तो आप चौंक सकते हो, क्योंकि पिछले 5 साल में स्टॉक ने 421% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 महीनों में 48% की रैली कर चुका है ये। अब बात रही टेक्निकल टर्म्स की, तो फिर सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले तो सेबी या फिर FEMA से अप्रूवल लेना होगा, कुछ लीगल पेपर वर्क, ड्यू डिलिजेंस, ये सारी चीजें होंगी, और जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तभी जा करके 2 रुपए प्रति शेयर के रेट पे कंपनी के शेयर्स बेचे जाएंगे। अगर ये डील नहीं होती है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज ये 5% ऊपर तो गया है लेकिन 10% नीचे भी आ जाए। अगली बिजनेस न्यूज है जेन स्ट्रीट की, और मैं जेन स्ट्रीट की न्यूज दोबारा से इसलिए लाया हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि इंडिया के जो सिस्टम्स हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी पे या फिर यहाँ के जो काम करने का तौर तरीका है उस पे पूरी तरीके से आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। आपको पता ही है जेन स्ट्रीट ने स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन किया था ट्रेडिंग करके, तो वही न्यूज है, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी एक और खबर निकल के आई है कि जेन स्ट्रीट इंडिया के ऊपर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है उसके फेवर में कंपनी है ही नहीं। कंपनी कॉर्पोरेट ही नहीं कर रही है जांच में, कॉर्पोरेट यानी कि सहयोग। फॉर एग्जांपल अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ पूछ रहा है तो इजिली उसका आंसर दे देना, कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है चेक करने के लिए तो तुरंत डॉक्यूमेंट दे देना। वैसे तो कॉर्पोरेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बट अभी ये एग्जैक्ट रीजन नहीं दिया गया है कि किस चीज में जेन स्ट्रीट कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है। न्यूज ये है कि जेन स्ट्रीट इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, और मैं इतना स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूं ताकि कल को ये लोग मेरे ऊपर डायरेक्टली कोई केस न कर दें। अब बात ये है कि कॉर्पोरेट करे न करे वो एक अलग मैटर है, लेकिन जेन स्ट्रीट इंडिया का जो सर्वर है और अकाउंट बुक है वो इंडिया के बाहर है, जो कि इंडियन लॉ के अगेंस्ट है। यानी कि इंडियन लॉ ये कहता है कि आपको अपने सर्वर्स और अकाउंट बुक्स इंडिया के अंदर ही रखने हैं, लेकिन जेन स्ट्रीट इंडिया का सर्वर बाहर है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय है या फिर आप कह लो जो स्टाफ है वो भी बहुत ही कम है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टाफ रखे हुए हैं जेन स्ट्रीट इंडिया ने। अब अगर दूसरी तरफ अगर आप देखो तो उनके स्टाफ भी कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि स्टाफ एक तो कम है और जो स्टाफ है वो कॉर्पोरेट ही नहीं कर रहे हैं। आप समझ लो ये क्या चीजें चल रही हैं और इतनी हिम्मत कैसे हो जा रही है किसी कंपनी की कि इंडियन लॉ के हिसाब से न चले और उल्टे सीधे काम करे। हालांकि IT डिपार्टमेंट को डेटा मिलने के बाद ही आगे का जो है एक्शन वो डिसाइड होगा, बट आपको एटलीस्ट साथ तो देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। और ये जो केस है वो नुवामा वेल्थ के मुंबई ऑफिस पर IT सर्वे के एक दिन बाद का है, और ये न्यूज तो मैंने पहले भी बताई थी कि सेबी ने ट्रेडिंग बैन कर दी थी जेन स्ट्रीट पर, बट फिर जब जेन स्ट्रीट ने स्क्रो अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए तो फिर जाकर के जेन स्ट्रीट पे से बैन हटा। पूरी बिजनेस न्यूज समझनी है तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक दिया हुआ है। और अभी फेस इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो कैमरा था वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसके बाद वाली भी न्यूज विदाउट कैमरा होगी और जो इंट्रो है वो भी विदाउट कैमरा ही होगा। अगली बिजनेस न्यूज है JSW सीमेंट की, और कई सारे लोगों को इस न्यूज का इंतजार था क्योंकि अब JSW सीमेंट अपना IPO अगले कुछ हफ्तों में लॉन्च करेगा, जिसका रोड शो 4 अगस्त को मुंबई के अंदर होगा। हालांकि कुछ हफ्तों में कई सारी एजेंसीज है जो कह रही हैं कि 7 अगस्त को IPO आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसी भी एजेंसीज है जो कह रही हैं कि 10 तारीख 14 तारीख, तो ये कुछ बातें चल रही है मार्केट के अंदर, बट लेट्स सी क्या होता है। वैसे तो इस IPO का साइज 4000 करोड़ का होगा और ये 2000
करोड़ का फ्रेश इशू होगा और 2000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। और इस पैसे से कंपनी 800 करोड़ रुपए खर्च करके राजस्थान के नागपुर में FY26 से 27 तक एक नया सीमेंट प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। वहीं पे अगर हम इस कंपनी के मेजर इन्वेस्टर्स के बारे में जाने तो AP एशिया और सिनर्जी मेटल्स ये दो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि 937.5 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेचेंगे। वहीं पे SBI भी अपना 125 करोड़ का शेयर बेच रही है इस IPO से। और एक चीज आप ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बोला था कि 4 अगस्त को रोड शो होगा। तो रोड शो यानी कि ये कोई पब्लिक इवेंट ऐसा नहीं होता है कि जुलूस निकल रहा है या फिर गाड़ियां चल रही है, रैली हो रहा है। बेसिकली ये एक फॉर्मल बिजनेस इवेंट होता है जो कि क्लोज डोर मीटिंग या फिर आप कह लो कि कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में होता है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो कंपनीज को ध्यान में रखनी होती है। पहला तो कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट अलाउड ही नहीं है। दूसरा, जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी देगी उस रोड शो में, बेसिकली रोड शो वर्ड शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी देगी वो ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस से अलाइन होनी चाहिए, यानी कि DRHP डॉक्यूमेंट जो है उससे ही सारी चीजें होनी चाहिए। तीसरा, पब्लिक को फेयर और नॉन सेलेक्टिव डिस्क्लोजर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और ये रोड शो लीगल भी है, ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई इलीगल काम करने जा रही है। ये बेसिकली इसलिए भी किया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए और IPO काफी सक्सेस हो। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी फीडबैक है या सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।